विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? हमने यहाँ पर कुत्ते की वफादारी इकाई पढ़ी और उसे समझने का भी प्रयत्न किया। इकाई पठन के साथ साथ इकाई के साथ जुड़े हुए कुछ नए शब्द, मुहावरे और कहावत के बारे में भी जाना। और इसी इकाई में हमें भाषा सज्जता के तहत भी कुछ नए शब्दों की, उन शब्दों के रूपों की, जब हम हिंदी बोलते हैं तो उन शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ एक सूचना है कि आपको निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो दो शब्दों की जोड़ आपको यहाँ पर दिखाई देती है ना। पहला शब्द है राजा और उसके सामने एक शब्द लिखा हुआ है राजी। दूसरा जो शब्द है ग्वाला, उसके सामने एक शब्द लिखा हुआ है ग्वाली। तीसरा जो शब्द है सेठ, उसके सामने एक शब्द लिखा हुआ है सेठी। चौथा जो शब्द है शेरनी और उसके सामने जो शब्द लिखा हुआ है शेरा। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि इस प्रकार के शब्दों का क्या अर्थ होगा, तो मैंने ये आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। और हाँ, आपकी जो किताब है उसमें भी इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। और क्या ये सही है गलत है, तो आइए ये शब्द सही रूप में किस प्रकार से हैं ये देखते हैं। तो देखिए, राजा, रानी, ग्वाला, ग्वालिन, सेठ, सेठानी, शेरनी, शेर। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें ये सोचना है, मैंने इसीलिए आपसे ये कहा था कि आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। तो पहले जब ये शब्द आपने देखे तो उन शब्दों का लिंग परिवर्तन किया हुआ था, लेकिन अगर लिंग परिवर्तन की सही समझ नहीं है तो उसका परिवर्तन गलत तरीके से हुआ था। यानी कि जो शब्द पुल्लिंग है उसको जब हम स्त्रीलिंग रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखना चाहिए, और उसकी अगर हमें समझ नहीं है तो ये गलती हमसे हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर दो प्रकार से इन शब्दों को देखा है। और सही शब्द कौन से हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। तो ये तो हमने यहाँ पर 4 उदाहरण देखे हैं, लेकिन आपको अपनी किताब के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शब्दों का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन करना है। और परिवर्तन के साथ साथ ऐसे हर एक शब्द का हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ शब्द नहीं बोलने हैं, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके हिंदी बोलनी है। जब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के रूप में भी कुछ परिवर्तन आता है। यह किस प्रकार से होता है, तो आइए देखते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहां पर एक शब्द हाईलाइट है, यानी कि उसका रंग भिन्न है, और घोड़ा जो शब्द है पुल्लिंग है, उसको हमें लिंग परिवर्तन करके, यानी कि घोड़ा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? हाँ, क्या होगा? घोड़ी। अब हम घोड़े के जगह पर यहां पर घोड़ी रखते हैं और वाक्य पढ़ते हैं तो क्या होगा? घोड़ी दौड़ रहा है। तो क्या यह हमने लिंग परिवर्तन तो सही किया, लेकिन उसी शब्द का वाक्य में जब प्रयोग किया तो क्या सही किया? हाँ, नहीं हुआ। तो सही वाक्य क्या होगा? हाँ, सही वाक्य होगा कि घोड़ी दौड़ रही है। तो मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं कि शब्द का जब लिंग परिवर्तित होता है, यानी कि घोड़ा का घोड़ी, तो उसका जो वाक्य है, यानी कि उसका जो उच्चारण है, उसका जो लेखन है, उसमें भी बदलाव आता है। और हमें यह ध्यान रखना है, हम जिन शब्दों का लिंग परिवर्तन करते हैं तो उन शब्दों को वाक्यों में किस प्रकार से हमें प्रयोग में लेना है। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। सेठ ने कहा पैसे तो मैं दे दूंगा। किसने कहा? सेठ ने। अब आपको यह पता चल गया है कि यहां कौन से शब्द का लिंग परिवर्तन करके हमें वाक्य फिर से लिखना है? हाँ, सेठ का। और उसका लिंग परिवर्तन हमने आगे देखा है, क्या होगा? हाँ, सेठानी। और
सिर्फ और सिर्फ आप सेठ की जगह पर सेठानी रखते हैं तो वाक्य क्या बनेगा? सेठानी ने कहा पैसे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि यहां सेठ की जगह पर हमने क्या लिखा है? सेठानी। और सेठानी जब बोलती है तो स्त्रीलिंग है, तो सेठानी जब ये बात बताती है या सेठानी जब ये बात कहती है तो वाक्य भी किस प्रकार से होगा? सेठानी ने कहा पैसे तो मैं लौटा दूंगी। तो यहां पर आपको भेद नजर आ रहा है ना? आपको ये भेद समझना है। और ज्यादातर हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम हिंदी बोलते हैं या लिखते हैं तो भाषा की ये जो विशेषता है, यानी कि लिंग का असर कहाँ पर होता है? तो पूरे वाक्य पर होता है, उसके जो सहायक क्रियापद पर होता है, और उसके कारण वाक्य के रूप में बदलाव आता है। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना? आइए एक और उदाहरण भी देखते हैं। मैदान में लड़का खेल रहा है। यहां पर लड़का की जगह पर उसका लिंग परिवर्तन करना है, क्या होगा? हाँ सही आप, लड़की। कि मैदान में लड़की खेल रही है ना? इस प्रकार से जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तित शब्दों का, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में लिंग परिवर्तन करते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग में लिंग परिवर्तन करते हैं, और जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य के स्वरूप में जो भी बदलाव आते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। आपको इसी प्रकार से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। आइए, इसी प्रकार से मित्रों हमने संज्ञा के बारे में तो जाना है कि भी संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ क्या है, लेकिन संज्ञा के भी कुछ प्रकार हैं और इन प्रकारों के बारे में जानना भी आवश्यक है। आइए संज्ञा के कुछ प्रकार के बारे में जानते हैं। यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या है वाक्य? हाँ, आशा विमान चलाती है। दूसरा वाक्य है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा वाक्य है, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा वाक्य है, नीम गुणकारी पेड़ है। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्दों का रंग भी भिन्न है और उसे रेखांकित भी किया गया है। ऐसा करने का कारण क्या होगा? तो मैंने शुरुआत में कहा कि संज्ञा के कुछ प्रकार के बारे में हमें यहां पर जानना है। वैसे तो कुछ वाक्य ऐसे भी है जिसमें एक से ज्यादा संज्ञा भी है ना? जैसे कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा भी संज्ञा है, गुजरात भी संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है। लेकिन यहां पर हम संज्ञा के एक निश्चित संज्ञा के एक ही प्रकार की बात करना चाहते हैं, इसीलिए इन शब्दों को मैंने यहां पर रेखांकित किया है। तो अब आपको होगा इन शब्दों की क्या विशेषता है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि ये जो शब्द है, यानी कि जो नाम पद है, ये किसी व्यक्ति, स्थान, पर्वत, नदी इत्यादि के हैं, पेड़ के नाम है, और इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए ये भी जानते हैं। रेखांकित जो शब्द थे, आशा, नर्मदा, हिमालय, नीम, किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते थे, और किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहां हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल किसी एक के बारे में ही जब बात करते हैं। इसी प्रकार के कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि आपका नाम है ना? हर एक व्यक्ति का नाम है। जैसे कि मेरा नाम हितेश है, तो मैं कहता हूं, या कोई कहता है कि भाई हितेश भाई शिक्षक है, तो शिक्षक भी वैसे तो संज्ञा है, लेकिन यहाँ हितेश भाई की बात है तो हितेश भाई एक व्यक्ति का नाम है ना? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। आपको अपनी पूरी किताब में से इस प्रकार के व्यक्तिवाचक संज्ञा को निर्देश करने वाले विधान लिखने हैं और ये समझना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है। आइए मित्रों, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं और समझने भी है। पहला जो वाक्य है, हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक शब्द के नीचे अंडरलाइन, यानी कि एक शब्द को रेखांकित किया गया है। कौन सा शब्द है ये? सैनिक। हाँ, सैनिक को तो हम अच्छी तरह से
पहचानते हैं। तो दूसरा वाक्य देखते हैं, यहाँ पर भी इसकी क्या विशेषता है ये जानते हैं। दूसरा जो वाक्य है, नदी को लोक माता कहते हैं। तीसरा जो वाक्य है, कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता वफादार प्राणी है। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है यह किसी जाति का बोध कराता है। अब आपको लगेगा कि अभी व्यक्ति की बात कर रहे थे, अब जाति की बात है। तो जाति मतलब पूरा एक समूह, है ना, कि हम सैनिक हैं तो किसी एक सैनिक की बात नहीं करते, हमारे देश के सारे सैनिक की यहां पर बात करते हैं, है ना। उसी प्रकार से नदी, जब मैं कहता हूं कि मेरे गांव में नदी है तो नदी तो सबको एक ही प्रकार से दिखाई देगी। लेकिन मैं जब कहता हूं कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है तो मैं गंगा की बात कर रहा हूं, यानी कि गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, लेकिन नदी जातिवाचक संज्ञा हुई, है ना। उसी प्रकार से कुत्ता, यानी कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी कुत्ते हैं उनकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं, तो ये भी जाति की बात हुई। तो इतने उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं। आइए इसकी भी जो परिभाषा है ये देखते हैं। यहां पर आपने देखा कि सैनिक, गाय, नदी, कुत्ता, ये जो सारे शब्द हैं ये किसी जाति का बोध, यानी कि संपूर्ण जाति का। जैसे कि नदी तो पूरे विश्व में जितनी भी नदियां हैं उनका बोध कराता है। गाय तो पूरे विश्व की जितनी भी गायें हैं उनका बोध कराता है। ये हमने यहाँ पर समझा है। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, यानी कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, या हम उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर कुछ उदाहरणों के जरिए भाषा की कुछ विशेष बातें जानने का प्रयत्न किया, जैसे कि लिंग और लिंग परिवर्तन के बाद उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से हमें करना चाहिए और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, वाक्य में किस प्रकार से उसके स्वरूप में बदलाव आता है, ये भी समझने का प्रयत्न किया। उसी प्रकार से संज्ञा के बारे में हम जानते थे, लेकिन उसके कुछ प्रकार हैं, तो उसमें से दो प्रकार के बारे में, कौन कौन से दो प्रकार, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी जानने का प्रयत्न किया। अब आपको आपकी किताब के जरिए ऐसे ही स्वाध्याय या अभ्यास खुद करने हैं, क्योंकि हमें हमारी भाषा को ज़्यादा समृद्ध बनानी है। तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप खुद आपके अभ्यास में दिए गए सारे कार्य तो पूर्ण करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा किताब की अन्य इकाइयों में से भी इसी प्रकार के शब्द, वाक्य खोजकर उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।